सो टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इसमें हम ये जानेंगे कि इंडिया में ट्रेड या कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकअप क्या रहा है, कब से शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ। कोई स्पेसिफिक ऐसी डेट नहीं है कि कब से ट्रेड या कॉमर्स स्टार्ट हुआ, केवल हम हिस्ट्री में जाकर के कुछ घटनाक्रम है उनके माध्यम से ये जान सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत हुई होगी इंडिया में ट्रेड की, और जब इंडिया में एंशिएंट टाइम में इंडिया का क्या स्टेटस रहा होगा ट्रेड में। इकोनॉमिक इन कॉमर्शियल एवोल्यूशन ऑफ एनी लैंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। किसी भी देश का फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उस देश का इकोनॉमिक और कॉमर्शियल इवोल्यूशन काफी हद तक। अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट है तो एक फैक्टर हो जाता है कि वहां के इकोनॉमी और कॉमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। मैरीटाइम रूट्स जो लिंक करते थे ईस्ट को और वेस्ट को, ईस्टर्न कंट्रीज को और वेस्टर्न कंट्रीज को सी के थ्रू, समुद्र के द्वारा वो यूज किए जाते थे ज्यादातर। ये इंडिया के संदर्भ में है सारा डिस्कशन, स्पाइसेस के ट्रेड के लिए, और इसलिए इसको स्पाइस रूट कहा जाता था। जो मैरीटाइम हम अपनाते थे ईस्ट और वेस्ट के बिजनेस के लिए, और मेजर जो इंडिया का बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, वो स्पाइसेस का था, और इसलिए इस रूट को ही स्पाइस रूट बोलते थे। ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये जो रूट्स थे इनसे वेल्थ आता था, ट्रेड होता था, हमारे यहाँ से सामान जाता था विदेशों में और वहां से वेल्थ आता था, इसलिए बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे राज्य बने इंडिया में, मजबूत राज्य बने, धनी राज्य हुए, ट्रेड सेंटर बने और इंडस्ट्रियल बेल्ट बनी, औद्योगिक बेल्ट बनी इंडिया में उस समय पे। ट्रेड और कॉमर्स इनने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इंडिया के डेवलपमेंट में, और एंशिएंट टाइम्स में इसके बदौलत इकोनॉमिक वर्ल्ड में इंडिया एक काफी सफल कंट्री था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बताते हैं, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी यह बताते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स के मामले में इंडिया पूरी इकोनॉमी में मेन स्टे में रहा, यानी कि मेन प्लेयर रहा। एंशिएंट इंडिया वाटर और लैंड दोनों के थ्रू ही इंडिया का व्यवसाय होता था। कॉमर्शियल सिटीज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही काफी फेमस सिटी थे इंडियन सिविलाइजेशन में, और इनको कॉमर्शियल सिटी कहा जाता था क्योंकि इनका जो व्यवसाय होता था वो उस समय के बहुत दूर दूर की जो सभ्यताएं थी वहां से इसके बिजनेस होते थे, बिजनेस के सबूत मिलते हैं। थर्ड मिलेनियम बीसी में इनमें जो बिजनेस था वो काफी बड़े लेवल पे था, काफी अच्छे लेवल पे था। इंडियन सिविलाइजेशन के अच्छे इस्टेब्लिश्ड कॉमर्शियल कनेक्शन मिले, यानी कि बढ़िया कॉमर्शियल कनेक्शन का मतलब है कि वहां पे ट्रेड होता था, सामान जाता था, करेंसी आती थी, करेंसी जाती थी, व्यापारी हमारे वहां जाते थे और वहां के व्यापारी हमारे यहाँ आते थे। मेसोपोटामिया में इंडियन सिविलाइजेशन के बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और ट्रेड होता था भारत का मेसोपोटामिया के साथ गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, या इन सभी चीजों में। इस पीरियड को मार्क किया जाता है सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज का पीरियड, और इसमें अर्बन डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इंडिया में बड़े बड़े शहर भी बसे, बड़े बड़े नगर भी बसे। पॉलिटिकल इकोनॉमी और मिलिट्री सिक्योरिटी एंशिएंट समय में जो इंडिया में रही, उसने इंडिया को यूनाइट किया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और ट्रेड रेगुलेशंस भी बने इंडिया में जो कि केयरफुली प्लान्ड होते थे। ये डाइवर्स टाइप ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्योंकि जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे और वहां पे कॉइन अलग अलग यूज होते थे, वेट्स की जो प्रैक्टिस थी वो भी अलग अलग थी, यानी कि लोकल थी, प्लेस टू प्लेस वेरी करती थी, हर जगह अलग अलग टाइप के थे, तो उसमें मदद करते थे मनी चेंजर्स। मनी चेंजर वो लोग होते थे जो आज बैंक काम करते हैं कि एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी से हम चेंज कर लेते हैं, ठीक वैसा ही काम उस समय के व्यवसायी होते थे मनी चेंजर, वो एक जगह की करेंसी को दूसरे जगह की करेंसी में उस समय चेंज कर लेते थे। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, उस समय आज की तरह बैंकिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन उस समय भी जो लोग मनी
में बिजनेस करते थे, यानी कि जो लोग दूसरों को धन उधार देते थे या दूसरे लोगों का धन अपने यहाँ जमा करते थे, वो उस समय का इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम कहलाता था। इंडिजेनस यानी कि लोकल। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ मेटल बिगेन हुआ सप्लीमेंट करने में कमोडिटीज को, यानी कि जो शुरू में बार्टर का बिजनेस होता था, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे मेटल को करेंसी की तरह यूज किया गया। मेटल एक करेंसी की तरह यूज होने लग गई, और जब मेटल एक मनी चल गया, यानी कि जब मेटल करेंसी में यूज होने लगी, तो उस मनी को मेटेलिक मनी कहा गया। इसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काफी तेजी से बढ़ाया, क्योंकि इससे पहले गोल्ड में ज्यादातर बिजनेस होता था, ज्यादातर जो पेमेंट्स होते थे वो गोल्ड में, या जो बाकी महंगी ये मेटल होते थे, सिल्वर था, प्लेटिनम था, उनका यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे मेटल में आ गया। डॉक्यूमेंट्स हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज्ड। हुंडी और चिट्ठी दो ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये वैसे ही थे जैसे आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बैंक ड्राफ्ट या चेक की बात करते हैं। ठीक इसी तरह से उस इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम में ये काम करते थे। आज के बैंकिंग सिस्टम में हम चेक की मदद लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की मदद लेते हैं, ड्राफ्ट की मदद लेते हैं। वही रोल प्ले करती थी हुंडी और चिट्ठी पुराने सिस्टम में, जहां पे हैंड टू हैंड एक व्यक्ति पेमेंट कर सकता था। हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज था, जैसे आज बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब हम उससे सेल परचेज कर सकते थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में काफी प्रोमिनेंट था। हुंडी जनरली दो तरह की होती थी, मुद्दती और दर्शनी। ऐसे और भी डिफरेंट टाइप थे इसके, लेकिन जो दो टाइप्स हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मुद्दती और दर्शनी। मुद्दती जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसकी एक मुद्दत होती थी, एक समय होता था, और ये आज के टाइम बिल की तरह है। पेबल आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड, एक निश्चित अवधि होती थी, 2 महीने 4 महीने, और उसके बाद इसकी पेमेंट करनी होती थी। दर्शनी हुंडी आज के डिमांड बिल की तरह होता है कि जैसे आप डिमांड करेंगे तो देना पड़ेगा। ये पेबल ऑन साइट था कि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दिखाएगा तो इसकी पेमेंट मिल जाएगी। इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो देहाती बैंकिंग सिस्टम था, देहाती मतलब देसी बैंकिंग सिस्टम, जो देसी बैंकिंग सिस्टम था उसने एक काफी अच्छा रोल प्ले किया इंडिया की करेंसी के डेवलपमेंट में। इवन लेटर ऑफ क्रेडिट भी उस समय यूज होते थे फॉरेन ट्रेड के मामले में। फॉरेन ट्रेड के डेवलपमेंट में काफी अच्छा रोल प्ले किया था इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने। उस समय पे भी करेंसी भी यूज होती थी, करेंसी मतलब उस टाइम के हिसाब से बनने लग गई थी, और लेटर ऑफ क्रेडिट भी यूज होते थे। लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे LOC आज बनते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, कि हमारे यहाँ का एक बैंक आपको इटली में सामान भेजना है या इटली से सामान मंगाना है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में लेन देन कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक विश्वास का पत्र होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर के पास दूसरे देश में सामान भेजता है, उसको रिस्क होती है कि पता नहीं पेमेंट ना डूब जाए मुझे, और इंपोर्टर जो होता है वो भी पहले से पेमेंट नहीं भेज सकता है, क्योंकि उसको भी रिस्क होती है कि मैं पैसा भेज दूं, सामान आए नहीं आए, महीनों लग जाते हैं सामान के आने जाने में सी रूट के माध्यम से। तो इस केस में मदद ली जाती है बैंकों की लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से। एक जैसे हमारे यहाँ का बिजनेसमैन दूसरे देश में सामान भेज रहा है, तो वो इंपोर्टर से कहेगा कि आप अपने बैंक से, अपने देश के बैंक से, अपने स्वयं के बैंकर से एक लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवा दीजिए, मैं अपने बैंक को दिखा लूंगा, और अगर गारंटी होगी, सही लगेगा मुझे, ऑथेंटिक होगा, तो मैं बिजनेस करूंगा। ठीक वैसे ही उस समय पे भी लेटर ऑफ क्रेडिट बनाते थे जो बड़े व्यवसायी होते थे, जो बैंकर की तरह काम करते थे उस समय, जिनको इंडिजेनस बैंकर हम बोलते हैं। बैंकिंग के डेवलपमेंट के साथ साथ प्रीसियस मेटल के डिपॉजिट भी शुरू हुए। जैसे आज हम करेंसी डिपॉजिट करते हैं, उस समय प्रीसियस मेटल जो था उसको लोग डिपॉजिट रखते थे और लेंडिंग करते थे उसके माध्यम से, बैंकर्स और सेठ के माध्यम से। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, तो बैंकों का काम उस समय जो करते थे उनको सेठ, साहूकार, महाजन, बनिए, ये सब कहा जाता था, और वो आज के बैंक की तरह काम करते थे। राइज ऑफ इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी भी बने। इंटरमीडियरी यानी कि जो बिजनेस में मध्यस्थता का काम करते थे। इंटरमीडियरीज ने भी अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे एक ट्रेड के प्रमोशन में, व्यवसाय को बढ़ाने में। तो ये कॉमन चीज है, सारे के सारे सेंटेंसेस उसी के बारे में है। फैक्ट्स ये आप देख लेंगे। वो प्रोवाइड करते थे कंसीडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते थे मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि वो रिस्क बियर करते थे, जैसे सामान खरीद लिया प्रोड्यूसर से। इनमें कमीशन एजेंट होते थे जो सामान बिकवाने में मदद करते थे। ब्रोकर्स यानी कि दलाल होते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, होलसेल और रिटेल दोनों तरह के ही। एक्सपेंड करते थे ट्रेड को ह्यूज अमाउंट्स के साथ।
silver bullion into Asia and a larger share that bullion gravitated towards India। यानी कि जो एक्सपेंडिंग ट्रेड रहा, जो ट्रेड बढ़ा, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ा, तो इंडिया में काफी ज्यादा सिल्वर आया, यानी कि महंगी मुद्रा आई। बुलियन भी महंगी मुद्रा को ही कहा जाता है, सिल्वर को, गोल्ड को। तो एशिया में महंगी मुद्रा आई बिजनेस के माध्यम से, और इंडिया में भी आई। इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ जो था ये दरअसल एक पदवी एक तरह से उस समय होती थी। ऐसे सेठ जो बहुत बड़े लेवल पे मनी का कारोबार करते थे। जगत सेठ मतलब वर्ल्ड सेठ होते थे, मतलब उसका साइज इतना बड़ा होता था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को लोन देते थे और उनसे जमा स्वीकार करते थे, इसलिए उनको जगत सेठ कहा गया था। जगत सेठ दरअसल उस समय के जो मुगल शासक थे उनकी दी गई एक पदवी होती थी बड़े सेठों को। वो डेवलप हुए और काफी ज्यादा बिजनेस बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा। बैंकर्स ने बिगिन किया एक ट्रस्टी की तरह काम करना, और एग्जीक्यूटर्स ऑफ एंडोमेंट्स, यानी कि वो बड़ी मुद्राएं भी लोगों का रखने लगे और उसका देखभाल भी आज की तरह करने लगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित करने लग गए। फॉरेन ट्रेड फाइनेंस होता था लोन्स के माध्यम से, यानी कि फॉरेन ट्रेड के लिए लोन भी उस समय प्रोवाइड कराने लग गए थे ये जो जगत सेठ जिनको कहा जाता था, मतलब इंटरनेशनल बैंकर होते थे ये एक तरीके से। क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुरू हुई, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन शुरू हुई, एडवांस मिलने लग गया, तो कॉमर्शियल ऑपरेशंस भी एनहेंस हुई, बढ़ गई। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने एंजॉय किया सारे फ्रूट्स को, इसको जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बिजनेस की जो सारे फेवरेबल चीजें थी उनको एंजॉय किया, और उसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड था वो फेवरेबल बैलेंस में रहता था, और उस फेवरेबल बैलेंस को भी इंडिया ने उस समय एक्सप्लॉइट किया। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि उस समय शुरुआत में प्राचीन समय में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से काफी ज्यादा रहता था और अच्छे मार्जिन इंडिया को मिलते थे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इससे काफी फायदा मिला, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम से मैन्युफैक्चरर्स को और बिजनेसमैन को भी फायदा हुआ, यानी कि एक दूसरे को फायदा हुआ रेसिप्रोकल बेसिस पे। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स बाद में बने, इवोल्व हुए धीरे धीरे, जैसे इंडस्ट्री जब और बढ़ी तो बाद में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक भी बनने लगे, और वो ट्रेड का या कॉमर्स के लिए फाइनेंस देने लगे। एग्रीकल्चरल बैंक्स बने जो एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना जिन्होंने शुरू किया। ट्रांसपोर्ट लैंड और वाटर के माध्यम से शुरुआत में होता था। पुराने समय में ज्यादातर जो व्यवसाय होता था या तो लैंड के माध्यम से या सी रूट के माध्यम से, यानी कि वाटर के माध्यम से। रोड एक कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम थे, अच्छा उनका इंपोर्टेंस था पूरे ग्रोथ प्रोसेस में। खास तौर पे जहां पे डोमेस्टिक बिजनेस की बात थी तो वहां पे रोड्स जो थे वो ही मेन रोल प्ले करते थे। नॉर्दर्न रोडवे रूट जो था उसको बिलीव किया जाता है कि वो स्टार्टिंग में स्ट्रेच्ड था बंगाल से लेकर तक्षशिला तक, यानी कि जो नॉर्दर्न रोडवे रूट था नॉर्थ में होकर के जो हाईवे जाता है वो उस समय के बंगाल से और तक्षशिला तक जाता था। ट्रेड रूट स्ट्रक्चरली वाइड थे, यानी कि उनका काफी स्ट्रक्चर जो था वो वाइड टाइप में रहता था और सूटेबल थे स्पीड और सेफ्टी दोनों के लिए, उस समय का जैसा ट्रैफिक था उसके लिहाज से। मैरीटाइम ट्रेड दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच था ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस होता था उसका महत्वपूर्ण सोर्स था मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री रास्तों से। इसमें इंडिया में मालाबार कोस्ट जिसपे कि म्यूजिरिस सिचुएटेड है। म्यूजिरिस पुराना एक शहर था उस समय का केरला में, हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम, वहां पे इंटरनेशनल मैरीटाइम की लंबी हिस्ट्री रही है। रोमन एम्पायर के साथ काफी व्यवसाय उस जगह से होता था। मालाबार कोस्ट जो है दरअसल इंडिया का जो मुंबई, गोवा और केरला वाला तट है उसमें मुंबई से गोवा तक का जो एरिया है उसको कोंकण कहा जाता है, और उससे नीचे का जो समुद्री एरिया है गोवा के बाद का और केरल तक का, इसको कहा जाता है मालाबार। पेपर पर्टिकुलरली वैल्यूड होता था रोमन एम्पायर में, इसकी काफी डिमांड थी, काफी वैल्यू इसकी रखते थे वो, और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था क्योंकि इंडिया को काफी इससे करेंसी मिलती थी। इट वाज इन सर्च फॉर अल्टरनेट रूट, यानी कि जो यूरोपियंस थे उनको स्पाइसेस पसंद थे और जो स्पाइसेस थे वो केरला से वो लेना चाहते थे, इंडिया से स्पाइसेस खरीदते थे, तो उसके लिए उन्होंने अल्टरनेट रूट ढूंढना चाहा। पहले जिस रास्ते थे आते थे उसके अलावा वो कोई और शॉर्ट रूट की लगातार तलाश में रहते थे। उसी क्रम में जो कोलंबस थे वो निकले तो थे इंडिया को ढूंढने के लिए,
इंडिया के लिए नया रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, और इस तरह अमेरिका डिस्कवर हुआ 1492 में। बाद में फिर इसी मकसद से वास्को डी गामा भी आए, और वास्को डी गामा ने 1498 में मालाबार शोर पे पहुंचे, मालाबार तट पे पहुंचे, और उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया। कालीकट एक अच्छा मशहूर जगह थी व्यवसायी के लिए, जहां पे चाइनीज भी आते थे, चाइनीज शिप्स आते थे, वो भी अपने जो एसेंशियल ऑयल वगैरह, फ्रैंकिंसेंस उस पर कहा जाता था, मिर कहा जाता, फ्रेग्रेंट यूज करते थे परफ्यूम्स या मेडिसिन्स में, इसके लिए वो भी बिजनेस करने यहाँ पे आते थे। कोरोमंडल कोस्ट, पुलिकट एक मेजर पोर्ट था। कोरोमंडल कोस्ट जो था ये इंडिया के दूसरी साइड यानी कि जो पूर्वी तट है, यानी कि बंगाल से लेकर और बंगाल से नीचे फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तक नीचे तक जो चला जाता है, ये वाला जो तट है ये पूरा का पूरा इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और इसी में पुलिकट भी एक बीच में मशहूर जगह है, मशहूर एक एरिया था, उस समय का मेजर पोर्ट था पुलिकट में। टेक्सटाइल प्रिंसिपल एक्सपोर्ट था पुलिकट से, साउथ ईस्ट एशिया को जाता था। टेक्सटाइल जो थे वो बंगाल का जो एरिया था उसमें काफी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था, और यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में इसकी सप्लाई होती थी पुलिकट से। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, अब बात आती है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो व्यवसाय करती थी उस समय फेमस थी, जिनको हम उस समय के बनिए या व्यापारी वर्ग कहते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। जैसे पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट होते थे नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तान, पंजाब जो सूबा है और मुल्तान सूबा जो पाकिस्तान में है, वहाँ के व्यवसायी थे। नॉर्दर्न एरिया में ये काफी फेमस थे, मशहूर थे। भाट नाम के जो व्यवसायी होते थे गुजरात और राजस्थान में, इनका दबदबा रहता था उस समय पे। वेस्टर्न इंडिया में व्यवसायियों के जो ग्रुप थे उनको महाजन कहा जाता था ज्यादातर। छाट जो होते थे ये होते थे साउथ साइड में व्यवसायी होते थे, यानी कि बिजनेस कैटेगरीज थी ये। अर्बन सेंटर्स में जैसे कि अहमदाबाद है, वहां पे महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती थी नगर सेठ को। नगर सेठ क्या था कि जैसे जगत सेठ आया था कि जो बड़े व्यवसायी होते थे, जो इंटरनेशनल लेवल के जो बिजनेसमैन थे उनकी मदद करते थे, उनको फाइनेंस करते थे, उनको जगत सेठ कहा जाने लगा। ठीक वैसे ही एक सिटी का जो सबसे बड़े व्यापारी होते थे उनकी पदवी, उनको जो पदवी दी जाती थी वो नगर सेठ की तरह पदवी दी जाती थी। अब है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस का मतलब है कि उस समय पे जो मर्चेंट थे, जो व्यवसायी थे, इनके ग्रुप, इनके समूह, मर्चेंट कम्युनिटी, जैसे हम आज देखते हैं कि एसोसिएशन होती है बिजनेसमैन की, वैसे ही उस समय मर्चेंट कॉरपोरेशंस होते थे। मर्चेंट कम्युनिटी जो थे उस समय गिल्ड बनाते थे, ये गिल्ड मतलब समूह बनाते थे अपना। ऑटोनोमस कॉरपोरेशन होते थे, यानी कि स्वयं ही अपने हितों के लिए, सारे ट्रेडर्स के हित के लिए ये मिलते थे, और ये जो गिल्ड बन जाता था, समूह बन जाता था, वो अपने सभी ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते थे। ये कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फॉर्मल बेसिस पे बनते थे, काफी बड़ा इनका साइज रहता था, इनके अपने रूल्स होते थे मेंबरशिप के लिए, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे, और इवन जो प्राय राजा होते थे उस समय, किंग्स होते थे, वो भी इनकी बातों को, इनके चीजों को मानते थे और इनको रिस्पेक्ट देते थे। ट्रेड और इंडस्ट्री पे जो टैक्सेस लगते थे वो मेजर रेवेन्यू था। जैसे आज भी टैक्स मेजर रेवेन्यू है, उस समय भी ट्रेड और इंडस्ट्री पे टैक्स लगता था, और वो किसी भी राज्य की मेजर इनकम होती थी, क्योंकि राज्य की मेजर इनकम ट्रेड से आती थी, इसीलिए उस समय के राजा भी जो व्यवसायी थे उनको सम्मान देते थे, जो बड़े व्यवसायी थे। गिल्ड चीफ जो होते थे वो डायरेक्टली किंग के साथ उनकी बातचीत होती थी, या टैक्स कलेक्टर्स के साथ बातचीत होती थी, और ये टैक्स का रेट वगैरह सेटल कराने में भी मदद करते थे, और फेलो मर्चेंट को ये रिप्रेजेंट करते थे। उनके बिहाफ पे ये फिक्स्ड सम यानी कि मनी जो होता था उसका तय भी करते थे, पेमेंट भी कराते थे। गिल्ड मर्चेंट्स यानी कि मर्चेंट्स के जो समूह बनते थे वो एक्ट करते थे एक तरह से कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, यानी कि देश में जो रिलीजियस इंटरेस्ट थे उनके भी ये कस्टोडियन होते थे, उनके भी संरक्षक होते थे, और इसलिए रिलीजियस इंटरेस्ट के भी ये काम करते थे। व्यवसायी संघ आज भी हम बहुत सारे देखते हैं, अग्रवाल सभा के बने हुए आपको मंदिर मिल जाएंगे, या बहुत सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बिजनेस कम्युनिटीज के, जैन टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो वो अंडरटुक करते थे उस समय टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स बनाते थे, डोनेशंस लेते थे, लेवी करते थे डोनेशंस अपने मेंबर से, अपने जो मेंबर इनके व्यवसायी होते थे उनसे टैक्स वसूल करते थे, और उनके माध्यम से रिलीजियस एक्टिविटीज को भी अपनी को बढ़ाते थे, आगे चलाते थे। कॉमर्शियल एक्टिविटीज
ने एनेबल किया, बड़े मर्चेंट बने, यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ी उसकी वजह से इंडिया में बड़े मर्चेंट भी बने। अब मेजर ट्रेड सेंटर, वो जगह कौन सी थी इंडिया में पुराने समय में जो मेजर ट्रेड सेंटर्स के नाम से मशहूर थी, काफी फेमस थी। इनमें कुछ खास जो क्षेत्र थे उनमें पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, ये काफी बड़ा व्यावसायिक नगर था, प्राचीन नगर था, कमर्शियल टाउन था। यहाँ से जो स्टोन का एक्सपोर्ट होता था, स्टोन्स का, वो काफी फेमस था। इसके अलावा पेशावर, पेशावर अब जो पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर था। यहाँ से वूल काफी एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट होता था यहाँ पे हॉर्सेज का, हॉर्स यहाँ पे ये लाते थे। इसके अलावा है तक्षशिला, तक्षशिला जो है ये भी पाकिस्तान में ही है, यहाँ से पे भी काफी व्यवसाय होता था। इसके अलावा ये बुद्धिस्ट सेंटर का भी एक हब माना जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी फेमस यहाँ पे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो एरिया था जिसको हम दिल्ली अभी कहते हैं, इंद्रप्रस्थ नाम से शहर था कभी, कमर्शियल जंक्शन था ये भी। यहाँ पे रॉयल रोड मिलते थे, यानी कि बहुत सारे जो रियासतें थी अलग अलग, उनके रोड यहाँ पे कनेक्ट होते थे, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ सब यहाँ पे आकर के मिलते थे। मथुरा भी एक अच्छा व्यावसायिक शहर था उस समय पे, पुराना शहर था, ट्रेड का हब था एक समय पे, और यहाँ पे कई सारे रूट थे जो साउथ इंडिया को भी टच करते थे, मथुरा और भरूच दोनों को टच करते थे। वाराणसी, वाराणसी भी एक व्यावसायिक शहर था जो गंगेटिक रूट पे भी था, यानी कि गंगा के रूट पे भी पड़ता था, और जो बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो हाईवे था इसको भी ये टच करता था। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की फेमस थी काफी, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ यहाँ के नामी है। इसके अलावा सैंडलवुड वर्कमैनशिप यहाँ पे होता था। तक्षशिला और बहरोच के यहाँ से सीधे संबंध थे, लिंक होते थे। मिथिला, मिथिला ये बिहार में एक फेमस एरिया है, एक क्षेत्र है, उसको कहा जाता है मिथिला। उस समय पे काफी फेमस जगह था व्यवसाय, और यहाँ के व्यवसायियों की खास बात थी कि उस समय इन्होंने बोट से सी में अपना बिजनेस बढ़ाया, सी के माध्यम से, मतलब बोट्स के माध्यम से सी में गए और वहां से बे ऑफ बंगाल से लेकर के साउथ चाइना सी तक इन्होंने बिजनेस किया। इसके अलावा आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ पे इन्होंने अपनी बिजनेस की जगह बनाई। मिथिला के जो व्यवसायी थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, ट्रेडिंग कॉलोनी अपनी बनाई थी उन्होंने साउथ चाइना में, खास तौर के युन्नान नाम के प्रांत में। उज्जैन, उज्जैन जो कि अभी एमपी में है, यहाँ पे भी काफी फेमस ये सिटी था व्यवसाय का पुराने समय में। इसके अलावा सूरत, सूरत जो कि गुजरात में है, मुगल पीरियड में काफी फेमस रहा ये जगह। यहाँ पे खास तौर पे सूरत में जो काम होता था गोल्ड बॉर्डर्स यानी कि जरी का काम होता था। कांची, कांची जिसको आज हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, ये भी काफी फेमस स्पॉट था बिजनेस के लिए। यहाँ से पर्ल, ग्लास, रेयर स्टोन्स, इन सब का व्यवसाय होता था। मदुरा, मदुरा जो था ये पंड्याज की कैपिटल हुआ करती थी, ये भी काफी फेमस जगह थी व्यवसाय की। और पर्ल ऑफ फिशरीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की जो खाड़ी है उसके समीप थी। इसके अलावा बरौच, बरौच जो जगह थी आज इसको भरौच नाम से बोलते हैं, पहले ब्रौच बोलते थे। ये भी कॉमर्स का यानी कि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण स्थल था, महत्वपूर्ण एरिया था वेस्टर्न इंडिया में। ये गुजरात में भरौच पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे पे था। कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टा जो है इसको आज हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन इस शहर का किया गया था, काफी अच्छा बसाया गया शहर था। यहाँ से व्यवसाय होता था मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, फार ईस्ट, इन सब जगहों पे। इसके अलावा ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति नाम का कभी शहर होता था, ये माना जाता है कि बंगाल में ये शहर था, और ये एक पोर्ट भी था, यहाँ से भी काफी व्यवसाय होता था। वेस्ट और फार ईस्ट तक यहाँ से व्यवसाय होता था सी के माध्यम से और लैंड के माध्यम से। इसके लिंक बनारस और तक्षशिला से भी थे। अब है मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उस समय पे जो मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन चीजों के होते थे, तो जो खास चीजें थी एक्सपोर्ट उस समय हमारे यहाँ से होते थे स्पाइसेस, सबसे मशहूर चीज यही थी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की। इसके अलावा वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम और ये डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट होते थे। इसके अलावा इंपोर्ट कौन कौन से आइटम्स का उस समय पे होता था, ज्यादा इंपोर्ट होता था, हॉर्सेज मंगाए जाते थे हमारे यहाँ, राजे महाराजे बहुत होते थे, हमेशा से ही वो हॉर्सेज मंगाते थे। एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लाइनन, ये सब चीजें हमारे इंडिया के लोग इंपोर्ट करते थे विदेशों से उस समय भी। पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में
जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट था, भारतीय सब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो ये भारत के साथ साथ इसमें पूरा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा ये सब शामिल हो जाते हैं। तो शुरुआत में प्राचीन समय में भारत की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। कभी बिटवीन 1st एंड 7th सेंचुरी सीई, पहले से 7वीं सेंचुरी के मध्य में इंडिया को एस्टिमेट किया जाता है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, और ये कंट्रोल करती थी 1/3 से 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, यानी कि दुनिया का 1/3 से 1/4 वेल्थ अकेले भारत में हुआ करता था। इसलिए भारत को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप भी उस समय कहा जाता था। बहुत सारे फेमस जो यात्री आए थे, ट्रेवलर्स आए थे, दूसरी जगह के थिंकर्स आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपनी राइटिंग्स में लिखा है भारत को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप लिखा है। जैसे कि मैगस्थनीज, फाइयान, चाइना के जो थे हुनसेंग, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकमैन फ्रांकोइसिस, इन सब ने, इसके अलावा अन्य बहुत सारे यात्री, उनके लेख हैं, उनसे पता चलता है इन चीज़ों का। प्री कॉलोनियल पीरियड जो था इंडिया में, यानी कि जब इंडिया में प्री कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, अंग्रेजों से आने से पहले का जो समय था इंडियन हिस्ट्री का, उसको एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यही कारण था कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आना चाहते थे, इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे, यहाँ से धनी होना चाहते थे, वो भी इंडिया के साथ बिजनेस करके। डेस्पाइट ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर, यानी कि जो कॉमर्शियल सेक्टर था उसका तो ग्रो हुआ ही हुआ। ये एविडेंट है, क्लियर है कि 18th सेंचुरी में इंडिया पीछे हो गया वेस्टर्न यूरोप से, यानी कि कॉमर्शियल सेक्टर ग्रो होते हुए भी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ये यूरोप से पीछे रहा 18th में, क्योंकि इनोवेशन और आइडियाज जो थे वो यूरोप में ज़्यादा थे। ब्रिटिश एम्पायर ने बिगेन किया था इंडिया में अपने रूट्स बिठाना मिड 18th सेंचुरी से। ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जब यहाँ पे शासन करने लगी तो उन्होंने इंडिया की रेवेन्यू को यूज किया अपने स्वयं के डेवलपमेंट के लिए, और इंडियन जो थे वो रॉ मटेरियल खरीदने लग गए। कंटिन्यूस इनफ्लो रहा बुलियन का, मतलब जो बुलियन का मतलब जो महंगी मेटल थी, सोना या चांदी, वो फॉरेन ट्रेड के रूप में स्टॉप हो गई। इससे चेंज हुआ, कंडीशन चेंज हो गई। इंडियन इकोनॉमी जो पहले एक्सपोर्ट करती थी बनी हुई चीज़ों का, यानी कि रेडी गुड्स का, अब वो एक्सपोर्ट तो करने लग गई इंडिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट करने लग गई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, यानी कि बिजनेस बदलने लगा। अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रूल इस तरीके के बनाए थे कि इंडिया के व्यवसायियों को लगता था कि ज़्यादा बेनिफिट होगा रॉ मटेरियल को बेचने में, और ज़्यादा बेनिफिट होगा हमको वहाँ से तैयार माल को खरीदने में। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश की गई, इंडिया की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की कोशिश की गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुई 1952 में। ड्यू इंपोर्टेंस दिया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाई गई थी, इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और 52 से प्लान शुरू हुई, लेकिन 12वीं योजना के बाद ये जो 5 ईयर प्लान से समाप्त हो गई हैं, और प्लानिंग कमीशन की जगह नया नीति आयोग बन चुका है। डेस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन सब एफर्ट्स को करने के बावजूद इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई रैपिड स्पेस पे, यानी कि तेज गति से विकास नहीं हो पाया था इंडिया का। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इसकी बड़ी वजह रहा था, पूंजी निर्माण का ना होना, पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना, और डिफेंस पे ह्यूज एक्सपेंडिचर होना, क्योंकि इंडिया को आज़ाद होने के तुरंत बाद कुछ युद्ध भी देखने पड़े, लड़ने पड़े, तो जिससे डिफेंस पे भी एक्सपेंडिचर बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट रहा, पर्याप्त रहा, उसके बहुत सारे कारण रहे। एज ए रिजल्ट इंडिया को हैवीली बोरो करना पड़ा फॉरेन सोर्सेज से, और अंत में इंडिया के सामने ऐसी सिचुएशन हो गई 1991 में कि उसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाना पड़ा, यानी कि हमको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये अपनाना पड़ा था 1991 में। लेकिन बाद में इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब हुआ तो शुरुआत में लोगों को काफ़ी संदेह था कि प्राइवेटाइजेशन से इंडिया का नुकसान हो सकता है, लेकिन देखने में आया कि ये तीनों ही 1990 के बाद इंडिया ने काफ़ी तरक्की की, तेजी से इकोनॉमी इंडिया की डेवलप होना शुरू हुई, और आज इंडिया मतलब धीरे धीरे फिर से इस दिशा में बढ़ रहा है कि प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन बना है। दुनिया के
जो देश काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं दूसरे देशों में, उनमें भारत उनका एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है एफडीआई के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके माध्यम से आता है। ये जो इन्वेस्टमेंट आता है विदेशों से खास तौर पे दो तरीके का होता है। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर ये होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरे देश की संस्था हमारे यहाँ की किसी चली हुई कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद लेती है। इंडिया की कंपनी ही चलती रहती है, उसी के शेयर खरीद लेती है, डिविडेंड मिलते हैं तो मिल जाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। और एफडीआई का मतलब होता है कि जब दूसरे देश की कोई संस्था आती है और हमारे यहाँ वो एसेट खरीदती है, अपनी स्वयं की कंपनी बनाती है, तो वो एफडीआई कहलाता है।